बात है। विजय सर नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। सर मैं इसी टॉपिक के साथ आ रहा हूँ। मैं एक ना रिटेलर की दुविधा आपको बताता हूँ, आप उसका थोड़ा अच्छे से गाइड कर पाओगे। ज़रूरी नहीं है कि हर समय मैं आपसे शेयर ही पूछता रहूँ, आपसे मैं अपनी दुविधा दुख दर्द भी तो बांट सकता हूँ, वो सब लेसन्स भी तो ले ही सकता हूँ। तो प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या है रिटेलर्स की। सर ये शेयर ना बहुत अच्छे से चले हुए हैं, इनका ना ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है हमको, पीछे पीछे क्या होगा, कौन सी चीज़ आएगी। जैसे एमएमटीसी का मैं बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूँ। काफ़ी सारे लोगों को ये तक नहीं पता होगा कि एमएमटीसी का काम क्या है, और सरकार इसके बारे में अगर पॉलिसी फ्रेमवर्क में चेंज करेगी भी तो क्या कर सकती है, पता ही नहीं। और ये सिर्फ बजट से पहले ही थोड़े एक्टिव हो जाते हैं सरकारी कंपनीज के नाम पे। ठीक सर, ऐसे ही एचईएल है, आरईसी है, पीएफसी है, इन सब के भी काम है। पुराना हिस्सा देखता हूं तो लगता है कि मैं इनको नहीं खरीदूंगा, मेरे से मौका चूक चुका है। लेकिन जिस दिन ये अगले दिन 10% ऊपर हो जाते हैं ना, फिर मैं अपने आप को कोसता हूं कि मैंने क्यों नहीं खरीदा, मैंने क्यों अपने मन को ये बात कह दी कि भाई मैंने पुराना देख के क्यों नहीं खरीदा, मेरे को खरीद लेना चाहिए था। तो सर मैं क्या करूं, पुराना देखता हूं तो खरीदा नहीं जाता, नया देखता हूं तो लगता है मैं कहीं फंस ना जाऊं। देख भाई, दो तीन चीजें मैं कहना चाहता हूँ। पहली चीज, हमारा जो हमने रनअप देखा पिछले 1 डेढ़ साल में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में, जो आप बात कर रहे हैं, तो वो रनअप बहुत लॉन्ग ओवरड्यू था। अगर आप कंपनीज देखें, एनटीपीसी, बीएचईएल, पीएफसी, आरईसी, एचएएल, जो डिफेंस कंपनीज हैं, बीडीएल है, या जो शिपिंग कंपनीज हैं, मैजागांव डॉक या कोचिन शिपयार्ड, इस तरीके की जो सरकारी कंपनीज हैं, जो हमने डिफेंस में देखा, पावर में देखा, रेलवेज में देखा, रेल टेल 3-3 गुना, 4-4 गुना हुई। ठीक है, उसका कारण ये था कि एक वैल्यूएशन कैचअप तो पेंडिंग था। इन कंपनीज के पास इतना डीप वैल्यू है, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अनलॉक होना बाकी था, और अभी भी अनलॉक होना बाकी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कंप्लीट अनलॉकिंग हो चुकी है, चाहे वो सरकारी बैंक हो, सरकारी कंपनियां हो। जैसे जैसे इनकी एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे कंपनीज लाइक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो सालों तक 50-60 रुपए तक पड़ी रहती थी, कोई उस पर ध्यान नहीं देता था। अब वहां पर वैल्यू अनलॉकिंग हो रही है, वहां पर रेवेन्यूज दिख रहे हैं, अब एफिशिएंसीज आ गई हैं, वहां पे जो पहले लीकेजेस थे वो कम हो रहे हैं। तो आपने जो बोला, दर्शकों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकारी कंपनियों में डीप वैल्यू तो है, और ऐसा नहीं है ये केवल बजट से पहले चलते हैं, ये तो पूरे साल चलते रहे हैं, और मुझे लगता है ये चलते भी रहेंगे। मगर आपका एक और पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ, जो स्टॉक ज्यादा चल चुका है, तो उसमें मैं दोबारा से कूदने के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, कुछ सरकारी कंपनियां भी हैं जो अभी तक नहीं चली, वहां पर आप जा सकते हैं। मगर जो स्टॉक ऑलरेडी चल चुके हैं, जो ये दुविधा दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि दोबारा उसके अंदर कूद के नहीं जाना है, इंतजार करना है किसी गुड अच्छी करेक्शन का, और करेक्शन में दोबारा घुसिए। अगर आपको एचएल मिल जाता है 4,000 के करीब, ठीक है, 3,500 के करीब, तो लेना है। बीडीएल मिल जाता है, मज़गांव डॉक मिल जाता है, या बीएचईएल मिल जाता है, एनटीपीसी मिल जाता है, पावर फाइनेंस मिल जाता है, पीटीसी मिल जाता है, तो बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं जो कि मुझे लगता है मैं करेक्शन में रिकमेंड करूंगा। मगर अभी कोई सेंस नहीं बनता, ऑलरेडी तेजी कर चुके हैं। और जब दूसरी लो बीटा स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटीज है, तो फिर वहां पे अपॉर्चुनिटीज ढूंढी जाए, क्यों जबरदस्ती जाके अपना रिस्क, कैपिटल को रिस्क करे। मार्केट टॉप बना रहा है, कोई थोड़ा सा भी करेक्शन आएगा 1,000-2,000 पॉइंट का, तो स्टॉक्स 20-20, 30-30% झड़ जाएंगे, और वहां पे लेने वाला समय हो। विजय जी आएगा 1000 पॉइंट का करेक्शन, आपको लगता है? करेक्शन करते करते 1000 पॉइंट ही चल गया है मार्केट। डिम्बी, 1,000 पॉइंट के करेक्शन में बिल्कुल भी अचंभित नहीं होना है और चकित नहीं होना है। आज मैं अपनी टीम से यहाँ पर डिस्कस कर रहा था कि जब 10,000 सेंसेक्स आया था, तो हमारे ऑफिस में केक कटा था, और बहुत खुशी मनाई गई थी। आज 80,000 हुआ है सेंसेक्स। तो जिस तरीके से बाजार ऊपर बढ़ा है, तो वहां से थोड़ा बहुत करेक्शन लाजमी भी है। मुझे लगता है मार्केट्स हेल्दी हो जाएंगे, खराब नहीं होंगे, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हेल्दी हो जाएंगे। कई बार जब फ्लैब आ जाता है, फैट आ जाता है, और एफरवेसेंस आ जाती है, फ्रॉथ आ जाता है, तो उस फ्रॉथ का हटना जरूरी होता है, चाहे वो बड़ी से बड़ी कंपनी हो। तो वो एक बार नीचे करेक्ट होती है, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट करती है, उस कंसोलिडेशन में लेना बहुत अच्छा रहता है, और आप लॉन्ग टर्म में पैसा बना के निकलते हो। मगर आप अगर फ्रॉथ में फंस जाते हो, तो कई बार आपका भाव नहीं आता, बहुत इंतजार करना पड़ता है, अच्छी कंपनियों में भी इंतजार करना पड़ता है। तो मैं ये नहीं चाहता लोगों का हार्ड अर्न्ड मनी, जो मेहनत की कमाई है, वो कहीं जाके मार्केट के टॉप में कहीं वो फंस जाए, स्टॉक्स के टॉप में कहीं वो फंस जाए, हाई बीटा में फंस जाए।
तो आप प्रॉफिट बुकिंग करते रहें और ऐसी कंपनीज में आते रहें जो कि लो बीटा है, और वहां पे आपका पैसा निश्चित रूप से बचे। अब आपने हमारी एक दुविधा दूर कर दी। आपने ये बात भी बता दी कि 1000 पॉइंट से अचंभित नहीं होना। थोड़ा ये भी समझ में आ रहा है कि हम भी जिस लाइन पे कैलकुलेशन कर रहे हैं वो लाइन आप भी सोच रहे हैं सर। एक दुविधा और दूर कीजिए सर। फिर जब आप दुविधा दूर कर ही रहे हैं, आज आपको ठेका दिया, तो आप एक और दुविधा और दूर कीजिए। 83% का FIs लॉन्ग पोजीशन खड़ा है सर। ये पूरी की पूरी जो रैली चली है वो HDFC और रिलायंस के नाम रही है। पहले कंबाइन चलते थे, आज ही अलग हुए हैं। इससे पहले तक कंबाइन ही चले हैं। क्या मार्केट के अंदर HDFC और रिलायंस के अंदर से पैसा जो भी जिन्होंने भी बनाया है, एक राउंड की प्रॉफिट बुकिंग करने की ज़रूरत है क्या? 1350 1400 से HDFC चला है सर। आज हम इसकी कीमत करीब करीब 1800 देख पा रहे हैं। ऐसे करीब 2800 2900 से रिलायंस चला है आज। तो बुक करना चाहिए या फिर बने रहना चाहिए और लेना चाहिए? ये बात हमारी डिस्कशन हुई थी जब मुझे लगता है HDFC 1400 के रेंज में था, और मैंने ये बात बोली थी कि हमें अब मिड कैप और स्मॉल कैप से निकल के लार्ज कैप में जाना चाहिए। आपको अच्छे से याद होगा, हम एक दो कंपनीज की बात कर रहे थे जो स्मॉल कैप थी। और ये मार्केट का ट्रेंड होता है कि जब आपको हाई बीटा से लो बीटा में जाना चाहिए। तो अब HDFC बैंक में घुसने की बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा। एक बार हम इसका लगभग एक इंटरमीडिएट टॉप देख चुके हैं। यदि आपको ये दोबारा 1550 1600 मिलता है, बहुत ही अच्छा लेवल है, घुसिए। अच्छा बैंक है, मैं तब भी बोल रहा था अच्छा बैंक है जब सब लोग इसको छोड़ के बैठे हुए थे। और मैं आज कह रहा हूँ कि ये भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है, और अच्छा करेगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप देखें पिछले कितने सालों से मैं इसके रेवेन्यूज को ट्रैक कर रहा हूँ, एक साल भी रेवेन्यू में डिप नहीं है, हर साल रेवेन्यू बढ़ के आता है। तो ये कितना एफिशिएंट बैंक है हम सब समझ सकते हैं। मगर हम अपना डिसीजन FII की होल्डिंग के ऊपर डिपेंड नहीं रखते, और हम ये देखते हैं कि किस स्टॉक में थोड़ी सी तेजी हो चुकी है, तो उस तेजी के बेसिस पे ही हम ये कहेंगे कि एक बार को फ्रेश एंट्री ना लें। जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं, जिनको फर्क नहीं पड़ता 100 150 रुपया स्टॉक टूट जाता है, जो ऑलरेडी बच्चों के लिए लेके जिन्होंने रखा, उनको तो वैसे भी चुपचाप बैठना चाहिए। HDFC में कहीं कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है नीचे आ जाए, हो सकता है आपको रिलायंस 2800 मिले या 3100 मिले। लॉन्ग टर्म प्लेयर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है, मैं उनको कहूंगा फ्रेश एंट्री ना ले और वेट करें थोड़े करेक्शन का। और एक बार करेक्शन आता है तो लीजिए, बिल्कुल लीजिए। से एक सवाल लूँगा चोपड़ा सर। असम के अंदर बाढ़ आई, बोले ये बंधन बैंक पे इम्पैक्ट आता है। वैसे बाढ़ नॉर्मल है, हर साल ही आती है, अमूमन टीवी पे फुटेज भी चलते हैं। कुछ हद तक ये डिस्काउंट भी हो चुका है कि बंधन बैंक पे इसका इम्पैक्ट आएगा, इसलिए आज देखो बंधन बैंक बाकायदा 5% ऊपर है। लेकिन सर मेरे को बार से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं, मेरे को ना इसके मैनेजमेंट से लेना देना था, जिसमें थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं रिसेंटली। अभी आपको पता है इनके जो फाउंडर मेंबर थे वो थोड़ा बैक स्टेप हुए हैं। सर ये बैंक आपको ठीक लगता है, बंधन बैंक? देखिए, अगर आप मुझसे एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन बोलेंगे तो मैं कहूंगा कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा लीजिए, बैंक इंडिया लीजिए, इंडियन बैंक लीजिए। बहुत सारे अच्छे बैंक अवेलेबल हैं। हाँ, अगर आपके पास सारे ये बैंक खत्म हो चुके हैं, सब आपके पोर्टफोलियो में है, फिर भी आपको बैंकिंग लेना है, तो मैं कहूंगा ठीक है। अगर आपको बहुत कन्विंसिंग लगता है बंधन, तो आप ले सकते हैं। बैंकों में बहुत ऑप्शन है डिम्पी, और मुझे लगता है कि जितना बड़ा बैंक होगा उतना ही बेहतर उसका एसेट क्वालिटी होगा, उतना ही उसमें शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी होगी। हालांकि अगर आप स्टैंड अलोन बेसिस पर अगर मुझसे बंधन पूछें कि मेरी बंधन लेने की रिकमेंडेशन है कि नहीं, तो मैं कहूंगा शॉर्ट टर्म के लिए आपको ये कुछ जरूर देके जा सकता है। मगर आप लॉन्गर टर्म में लेना चाहते हैं तो मैं यही कहूंगा कि आप बड़े बैंक्स लें, और सरकारी बैंकों में अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है IDBI जैसा बैंक बहुत अच्छा है लेने के लिए। और इंडियन बैंक, जैसे मैंने कहा, बैंक ऑफ इंडिया कहा, बहुत अच्छे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत अच्छा है। तो इस तरह के बैंक्स में मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन अच्छा हो चुका है और तेजी बनेगी। इवन बंधन बैंक में भी शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ से 10% तक का मूव देखने को मिल सकता है। बट अगेन, अगर एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें तो दूसरे अच्छे बैंक्स हैं जहां पर मुझे लगता है उनकी शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी और उनकी बैलेंस शीट बहुत बड़ी है और बहुत बेहतर है। एक्चुअली सर पता है मैंने आपसे क्यों क्वेश्चन पूछा था? एक्चुअली इनके जो फाउंडर मेंबर थे ना, मिस्टर घोष, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया और उनका शायद टर्म 9 जुलाई को ख़त्म हो रहा है। आज 3 तारीख हो गई है। तो फाउंडर मेंबर भी थे, तो पहले जब उन्होंने रिज़ाइन दिया था ना, उस दिन ये शेयर थोड़ा नीचे आ गया था। आपको भी ध्यान होगा, 1-2 दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले की बात है ये।
बाद में धीरे धीरे कंसोलिडेट हुआ। एक काम करोगे आप, इसका 15 दिन या 1 महीने का चार्ट दिखाओगे बंधन बैंक का, 1 मंथ दिखाना जरा बंधन बैंक का, उसके बाद फिर थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, फिर इसी बंधन पे नहीं रुकेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जरा दिखाना 1 मंथ का चार्ट। यस सर, ये जो हल्का वाला डिप आप देख रहे हो ना, स्टार्टिंग वाला, ये उसी मैनेजमेंट का डिप था, लेकिन उसके बाद कई बार ना मैनेजमेंट के एग्जिट से भी चीज़ें चल जाती हैं। जी एंटरटेनमेंट भी पेंडिंग है ऐसी कोई चीज़, मैं ये नहीं कह रहा कि मैनेजमेंट का एग्जिट होना चाहिए, बट मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है उसके ना चलने और उसके गिरने पे, आप भी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। विजय सर, जब बात छिड़ी है तो जरा जी एंटरटेनमेंट के बारे में बता दो। सब चल गए, ये नहीं चला, दिखाओ 1 महीने का चार्ट जी एंटरटेनमेंट का। चोपड़ा साहब, जी एंटरटेनमेंट चलेगा भी कि नहीं? देखिए, जब तक इसमें कंफ्यूजन रहेगी, जैसे आपने कहा कि मैनेजमेंट पुरानी है और उसमें काफी डेट रिडन कंपनी है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इस कंपनी में प्रॉब्लम क्या है। इन्होंने बहुत जरूरत से ज्यादा, जितनी अपनी एपिटाइट थी उससे कहीं ज्यादा पहले कर्जा ले लिया। अब उसको कर्जे को कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड्स में बांट दिया, फिर कर्जे को सेट ऑफ करने के लिए इन्होंने और कर्जा लिया, टर्नर के साथ टाई अप किया और बहुत दूसरी कंपनीज के साथ टाई अप किया, मगर उसके बावजूद भी हमें कोई विशेष इसके अंदर तेजी देखने को नहीं मिली। दूसरी बात, गोयनका साहब के साथ भी इश्यूज रहे हैं, उन्होंने भी ऑफ एंड ऑन काफी ऐसे स्टेटमेंट्स दिए और मुझे लगता है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी रहा है इस कंपनी के अंदर। इस कारण से समहाउ मैं कंफर्टेबल रहा ही नहीं। बहुत सारी मीडिया कंपनीज है उसमें, मैं टीवी 18 को थोड़ा सा जरूर हमने उसमें ट्रेड किया और रिकमेंडेशन किया, मगर फिर भी अभी भी मैं जी के साथ कंफर्टेबल नहीं हूं जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती मैनेजमेंट की। और हाँ, अगर कोई नया पैसा लेके कोई नया ग्रुप आ जाता है, हो सकता है कि सोनी इसको कम्प्लीटली, इसका सोनी के साथ जो वो था वो भी कॉल ऑफ हो गया, जो डील हो रहा था। तो कॉल ऑफ होने का कारण ये है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो कहीं ना कहीं एक टेबल पे बैठ के टर्म्स नहीं बन पाई होंगी, मैनेजमेंट की जो मांग होगी वो पूरी नहीं कर पाई होंगी। तो इसके अंदर फ्रेश इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल चाहिए। नो डाउट जी का बहुत बड़ा ब्रांड है, अभी भी लॉयल्टी है बहुत सारे चैनल्स की, और इसके लिए मुझे लगता है कि या तो कोई बहुत बड़ा ग्रुप आके इसको टेक ओवर कर ले और नई मैनेजमेंट के साथ नई जान आएगी, नया खून आएगा इस कंपनी के अंदर और फिर चलने के चांस है। अभी फिलहाल मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि जी में पैसा डालना चाहिए।